अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर दलित मतदाताओं का ऐसा बड़ा प्रभाव है कि बिना इस कम्युनिटी को साथ लिए चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा असंभव और लगभग नामुमकिन काम है। इसलिए इस कम्युनिटी को साथ लेना हर पार्टी के लिए एक मजबूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में दलितों का बड़ा सम्मेलन किया। इस कम्युनिटी का वोट उत्तर प्रदेश में इस समय लेने की होड़ दोनों तरफ से है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और ये 21% का वोट शेयर सबको चाहिए। आज इसी राजनीतिक चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इस डिबेट के जरिए। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 21% दलित मतदाता है। ये मतदाता इतना बड़ा है, इसका वर्ग इतना बड़ा है और इसके वोट की तादाद इतनी अधिक है कि ये डिसाइड करते हैं कि उत्तर प्रदेश की किस सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। इनकी क्षमताएं, इनकी ताकत, इनके वोट बैंक और इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये इंश्योर करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी जीते। बहनों भाइयों, इस राज्य के भीतर 4 बार मायावती सरकार बना चुकी हैं। एक बार 2007 से 12 के बीच उनके पास खुद का मैंडेट था, खुद का बहुमत रहा है और बहुजन समाज पार्टी एक बार तो तकरीबन 30% वोट शेयर तक पहुंची है। हालांकि वो सोशल इंजीनियरिंग था, लेकिन उसमें मजबूत पिलर का काम इसी कम्युनिटी ने किया था। तो बहनों भाइयों, 2012 के बाद से जब से बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई, उसके बाद का एरा अगर आप देखें, ये 12 साल 2012 से 2024 तक, इस दौरान आप महसूस करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी लगातार वोट शेयर डिक्लाइन होता रहा, कम होता रहा। दूसरी पार्टियां बढ़ती रहीं। 2014 भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है, सारे समीकरण हर पार्टी के तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ है? 2 दलों को। एक, बहुजन समाज पार्टी 30% के वोट शेयर से आज कहां खड़े हैं? 12.5%। कांग्रेस इस राज्य में कितनी बार सरकारें बना चुकी हैं, लेकिन 89 के बाद से, मंदिर आंदोलन के बाद से कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ वो आज 2% वोट शेयर पर खड़ा है। यानी 2 बड़ी ताकतें उत्तर प्रदेश के भीतर, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों 14% पर के हाशिए पर हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो स्वयं से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जुड़ेंगे तो उसे फायदा या नुकसान करा सकते हैं। जैसे 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का अलायंस, मायावती को 10 लोकसभा की सीटें मिली। कई बड़े नज़दीकी मुकाबले में उन्होंने हारी, पर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जब आप 22 में आए, ग्राफ घटकर नीचे 12.5% का वोट और महज 1 MLA, वो भी अपने दम पर। आप कल्पना नहीं कर सकता इस देश की राजनीति में कोई, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक पतन पर शोध होना चाहिए। 2012 में जलजलेदार हुकूमत, इस राज्य के भीतर दलितों ने शासन किया है। और ये मैं कोई 100 साल पहले की कहानी नहीं सुना रहा हूं, महज 1 दशक पहले रूरल कम्युनिटी बन गई थी उत्तर प्रदेश के भीतर ये दलित समाज। आज भी वही वोट हैं, वही लोग हैं, पर आज दलित समाज राजनीतिक रूप से रूलर तो छोड़ दीजिए, सेकंड रूलर की भी स्थिति में नहीं है। हर पार्टी उसको साधना तो चाहती है, लेकिन सत्ता चलाने वाले आज सत्ता के बगलगीर बने हुए हैं। विपक्ष में ताकतवर रहने वाली ये कम्युनिटी विपक्ष की बगलगीर हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? क्या दलितों में कोई राजनीतिक चेतना खत्म हो गई है, या दलित समाज ने स्वयं को समाज की मुख्य धारा का अब हिस्सा मान लिया है? यानी वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतने अपग्रेड हो गए हैं कि अब वो जनरल कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी के बराबर खड़े हैं। या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर इनकी विचारधारा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। मैं मानता हूं बहनों भाइयों, परिवर्तन आया है, वरना कोई कारण नहीं था
कि मायावती के लिए जान देने वाली कम्युनिटी आज उनका साथ छोड़कर चली गई। तो ये कम्युनिटी अब किसके साथ है? और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स हो रही है, कोई ताज्जुब नहीं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट पर आए। तो ये कम्युनिटी वोट कहां करेगी? अगला सवाल। इसी सवाल में छिपी है वो ताकत कि बहुजन समाज पार्टी का कमिटेड वोट बैंक कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा? दो ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, उनका अलायंस, यानी एनडीए और पीडीए। इनमें से किसके साथ हो जाएगा? पिछले चुनाव में आप देखें 2014, 2017, 2019, 2022, ये कम्युनिटी का बड़ा लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। हालांकि बड़ा शेयर समाजवादी पार्टी ने भी हासिल किया, तभी वो 36% के वोट शेयर तक पहुंचे, जो समाजवादी पार्टी के जन्म से उसके इतिहास की सबसे बड़ा वोट शेयर उसके पास लास्ट असेंबली इलेक्शन में दर्ज हुआ है। अब अगर मायावती का 12.5 से घट के सिंगल डिजिट आता है, तो अगर ये 6% वोट भी उनका कम हुआ आपकी, किधर जाएगा? उधर या इधर? लड़ाई इसी बात की है बहनों भाइयों। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये भी ये 6% का वोट शेयर स्विंग या तो इधर या उधर, और जिधर गया उधर चमत्कार। कुछ बयान सुने, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज जब समाजवादी पार्टी भाजपा से पूछती है कि आप पिछड़ों को उनका हक, उनका अधिकार कब देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। राजभर के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात कर रही है, उसका विरोध समाजवादी पार्टी के अंदर ही हो रहा है कि समाजवादी पार्टी बात तो पीडीए की करती है, लेकिन चयन करते समय पीडीए को ही इग्नोर करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के साथ में थी। आजादी के बाद उसने दलितों को आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय में एक और चीज और है कि उसमें किसी की उपेक्षा नहीं है। उसमें यह है कि न्याय भी मिले और बाकी लोगों के साथ भी न्याय हो। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं और उस मूवमेंट को चलाते हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोक दल से हैं। डॉक्टर एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कालीचरण जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। अब जब हम चुनाव की तरफ से बढ़ रहे हैं, दलित समाज का चिंतन क्या है राजनीतिक रूप से? आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आभारी आपका। और आप बिल्कुल सही समय पर सामयिक चर्चाएं करते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। देखिए, आपने जैसा कि अपने अभी वक्तव्य में कहा है कि बीएसपी का वोट शेयर घटा है और सपा का बढ़ा है, और अधिकांश दल जो है एसपी और भाजपा के साथ गए थे। लेकिन ये जहां तक ये बात है कि यदि बीएसपी से कुछ दलितों को निराशा हाथ हुई है, तो भाजपा से तो पूरी तरह निराश है। यदि बीएसपी से निराशा हाथ लगी है तो वोट छिटका है, ये सही बात है। लेकिन भाजपा से जो आशा थी, माना भाजपा से तो कोई आशा ही नहीं दलित लगाते हैं, लेकिन जो निराशा बढ़ रही है वो इस रूप में बढ़ रही कि सामाजिक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब संविधान ही नहीं रहेगा, बोलने की ताकत ही नहीं रहेगी, तो असहज और मतलब किस तरह से माहौल होगा। अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी संदेश खाली गए हैं, मणिपुर जाने का उन्हें मौका नहीं मिला। अभी हमीरपुर में जो गैंगरेप हुआ, अभी कानपुर में जो गैंगरेप हुआ हमीरपुर की 2 बहनों का, उन्होंने सुसाइड किया, पिता ने भी तंग आकर के आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा भारत हमारा परिवार है। उनके परिवार में दलित भी शामिल है कि नहीं है? वो पिता ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली है, 2 बहनें, वहां ना सीएम गए हैं, ना कोई गया है, ना कोई, और अपराधी घूम रहे हैं, मतलब धमकियां दे रहे हैं। तो दलित क्या मैसेज लें? मतलब ये सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी दलित के लिए ये है कि सुरक्षा उसको प्रदान की जाए, उसके जैसे हजारों वर्ष से सम्मान से वंचित किया गया, उसका सम्मान बरकरार रखा जाए। लेकिन भाजपा इसमें मैं सर ये समझना चाहता हूं कि इस वक्त दलित समाज का राजनीतिक चिंतन क्या है?
देखिए, ये तो पक्की बात है कि ये सही बात है। हो सकता है कि बहन जी चुनाव आचार संहिता के बाद पूरी तरह से सक्रिय हों, अभी उन्होंने अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं और अंदरूनी तौर पर काम चल रहा है। बीएसपी का काम जो है कैडर स्तर पर चल रहा है, अपने वोट बैंक को संभालने में लगे हुए हैं सारे कार्यकर्ता। ये सही बात है कि दलितों का जो वोट को छिटक रहा था वो परेशान है कि कहाँ जाए। तो ये तो सही बात है, भाजपा के पास तो नहीं जाने वाला, चाहे वो किसी प्रकार के लाभार्थी योजना चलाते रहें, कुछ चलाते रहें, क्योंकि जो समझदार दलित है वो भी और जो मजदूर सर्वहारा है वो भी जानता है कि हमारा हित सुरक्षित कहाँ है। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी से छिटका हुआ वोट यदि कहीं जाएगा तो उसको सपा और कांग्रेस को लाभ यूपी में मिलने की पूरी संभावना है। जी, कालीचरण जी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी ने आज आगरा में एक बड़ा दलित सम्मेलन किया। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि दलित समाज के लिए अचानक आपकी राजनीतिक मोहब्बतें बड़ी हिलोरे मार रही हैं सर। ब्रजेश भाई, अभी से नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाज का वो कोई भी वर्ग हो, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की आत्मीयता जग जाहिर है। मैं देश के सर्वोच्च पद से बात शुरू करना चाहूँगा कि जिसकी बात करते हैं, जिस पीडीए की बात करते हैं, अटल जी के समय भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलता है तो राष्ट्रपति बनाती है अल्पसंख्यक को, अब्दुल कलाम साहब को। दूसरी बार जब मौका मिलता है तो एक दलित को देश के प्रधानमंत्री आता है तो आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाती है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश के ऐसे वर्ग जो वंचित वर्ग है उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ उनको आगे लाने का सारा प्रयास करती है। दूसरी बात, 2019 का चुनाव इस बात की निशानी है कि दो राजनीतिक दल के मिलने के बावजूद भी अगर दलितों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाता है, 2019 के पहले जिस तरह की सामाजिक गणित बताई जा रही थी उसके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सारी संभावनाएं फेल थी। फिर दलित वोट संभावनाएं फेल थी। फिर दलित वोट समाजवादी पार्टी को तब क्यों नहीं गया जब बसपा भी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी। ये इस बात की निशानी है कि दलित वर्ग में समाजवादी पार्टी के प्रति नकारात्मकता का भाव है। उनकी सर्वोच्च नेता मायावती के कहने के बावजूद अगर समाजवादी पार्टी को दलित छूने को भी तैयार नहीं, उसे वोट देने को भी तैयार नहीं है, तो ये बात निश्चित रूप से इसका संदेश है। और ये संदेश दूर तक गया कि बसपा तो 10 सीट जीती लेकिन समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत पाई। तो मुझे लगता है कि इस दलित राजनीति आप अब इस हक में हैं कि जो मायावती के यहाँ के वोट डिक्लाइन होंगे उसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी आप बनना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम बने ही हैं। हम बने हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों के आधार पर समाज के विकास की बात नहीं करती। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम समाज के संपूर्ण वर्ग के एक साथ उन्नयन की बात करता है। इसीलिए पूरा का पूरा समाज, पूरे देश सर, दलित समाज भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चला चुका है सर। वो देश राज्य का नेतृत्व कर चुका है, उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। आप उसको हिस्सेदारी देंगे? एक नंबर है ब्रजेश भाई, अरे ये कोई और प्रश्न करे तो समझ में आता है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं, आखिर बसपा में मायावती को सरकार में लेकर कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, 3 बार लेकर आई। ये लेने वाला कौन है, आगे बढ़ाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जब माया कोशिश कर रही थी तो बचाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर जब दलित समाज सोचता होगा, दलित समाज इस पर विचार करता होगा और निरपेक्षता के आधार पर बात करता होगा तो निश्चित रूप सर, से लेकिन अभी देखिए वर्तमान में तो आप कह रहे हैं कि 3 बार आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज जो सत्ता में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसमें दलित समाज कहाँ है सर? बहुत अधिक नहीं है सर। एक बार तो 3 बार तो आप चीफ मिनिस्टर बना चुके हो, आप कम से कम एक डिप्टी सीएम ही बना लो सर। भाई, देश के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? दलितों को आगे लाने का काम किया। समाज के हर वर्ग को, छोटा वर्ग भी होगा, वो कहीं का होगा।
आखिर क्यों देश में 75 साल तक इंतजार होता रहा कि कोई दलित आदिवासी भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगा? मुझको लगता है कि जब निरपेक्ष भाव से दलित भी इस विषय को देखता होगा तो वो पाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। और मैं जिस दलित राजनीति की अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो मायावती निश्चित रूप से इस बात का की निशानी है कि अगर दलित नेतृत्व को भी आगे लाने का काम मायावती जी के रूप में किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और उस दलित अरे वो अपनी मेहनत, अपनी राजनीतिक क्षमता, अपने समाज के दम पर खड़ी हैं। कोई आपकी बैसाखी से मायावती राजनीतिक रूप से ताकतवर हुई? नहीं, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन जब मायावती का दमन हो रहा था ब्रजेश भाई, तो कौन खड़ा था? दमन कौन कर रहा था? उनकी हत्या करना कौन चाहता था? ये अगर इतिहास के पन्ने से विस्मृत कर दिया जाएगा तो दलित राजनीति के वोट देने के पैटर्न पर मुझको लगता है निरपेक्षता से विचार नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैंने कहा ना कि साथ साथ गठबंधन करने के बावजूद भी अगर दलित समाजवादी पार्टी को छूने के लिए तैयार नहीं है तो ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। उत्तर प्रदेश के विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल है आपसे, दलित समाज आपको वोट क्यों दे? सिर्फ पीडीए के नारे की वजह से या कोई और भी बात है? क्यों दे आपको वोट? नहीं, सवाल बिल्कुल जायज़ है कि कोई वर्ग हमको वोट क्यों दे। मैं आपसे स्पष्ट, और हम सभी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, जो पीडीए की अवधारणा है, कल से और जब से कम खुशी की बात यह है कि आपने इस अवधारणा पे डिबेट शुरू करी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व और उसके मोदी जी के स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता भी सिर्फ पीडीए पर हैं। तो इससे कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद तो दे रहा होगा पीडीए का समाज, जो बहुजन समाज है, जिस समाज के नायक जगदेव बाबू थे, जिस समाज के नायक कांसी राम साहब थे, जिस समाज के सर्वोच्च नेता बाबा साहब को इनहिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ने नहीं दिया गया, उनको लिखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से ये बताना हम लोग चाहेंगे कि हम उनके हिस्सेदारी के हिसाब से, उनकी शासकीय, उनकी शैक्षणिक, उनकी शासकीय राजनैतिक हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसलिए हम वोट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, उससे ये सवाल है कि आज ही जब आपका तो चैनल हमेशा, चूंकि जनवादी चैनल है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको दिखाता रहता है। इस प्रवक्ता से मेरा बहुत साधारण सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के जो छात्र हैं, जो दलित पिछड़ों के हैं, वो कोई सवर्ण छात्र नहीं है, उसमें सभी के सभी दलित पिछड़े हैं, उनको न्याय दे पाए? इस उत्तर प्रदेश में ओवरलैपिंग किसने खत्म कर दिया कि दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, उनका हक न मिलने पाए, किसने खत्म किया? पूरे देश में किसने नहीं देखा कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने एसटी एक्ट को कमजोर किया? जब देश भर के बहुजन वर्ग के लोग सड़कों पे आए तो फिर उसके खिलाफ कौन ऑर्डिनेंस लाया? इन लोगों ने लाया। तो जो लोग ठाकुर के कुएं के समर्थन में हों, जिन लोगों के सर पर आज भी जाति और वंश का अहंकार इतना हो कि अभी आज ही हमीरपुर में 2 बेटियों को बलात्कार करके टांगा गया, और जब उसके पिता ने न्याय मांगने की गुहार लगाई तो उसको भी सामंतों ने ठिकाने लगाने की कोशिश की, उससे आहत होकर के। आप अब तक मुझे नहीं बता पाए हैं कि दलित समाज आपको वोट क्यों दे। मैंने आपको स्पष्ट बता आप मुझे बताइए कि आपका क्या पास क्या ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम है कि ये कम्युनिटी आपसे जुड़े? क्यों जुड़े भाई? नहीं, बहुत वाजिब और ठीक सवाल है। मैंने आपसे बताया कि दलित समाज हमें वोट ही न दे, हम उसके दुख के सहभागीदार हैं। जो उसकी पीड़ा है वही हमारी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दलित के नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित परिवारों से आए हुए लोग कुलपति बने, डायरेक्टर दलित परिवार से आए हुए लोग बने। हम तो ये चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये आपके एजेंडा का, पॉलिटिकल एजेंडा का मुद्दा होगा ये जो आप मुझसे बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक सवाल है ही नहीं। सवाल उनके जीवन में बुनियादी बदलाव कैसे आए, वो भी अपना गौरवपूर्ण जीवन कैसे जिए, जो संविधान में बात करी गई है कि सभी को समता और सभी को अवसर और प्रतिष्ठा में समता हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में सिर्फ उनके ही जाति के लोग क्यों हो? 5 कुलपति हैं, दलित क्यों नहीं है, पिछड़ा क्यों नहीं है, अल्पसंख्यक क्यों नहीं है? ये सवाल है ना, ये इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। ऑलराइट, मैं अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और 9 विधायकों वाली पार्टी के प्रवक्ता
अनुपम मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं। दलित समाज को आपकी ज़रूरत क्यों है, आपको वोट क्यों दे दलित समाज? मैं आपसे कारण जानना चाहता हूँ। सिर्फ आपने एक मिनिस्टर का पद पकड़ा दिया इसलिए? ब्रजेश जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि हमसे पूर्व जितने भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता थे सब ने अपनी अपनी बात अपनी तरीके से रखी, लेकिन हम इसको दलित, अगड़ा और पिछड़ा में नहीं लेते हैं। हम लोग किसान कौम को लेते हैं, नौजवानों को लेते हैं। और चूँकि हमारी पार्टी पर इस तरीके से पहले से एक स्टैम्प किया हुआ है कि ये किसानों की पार्टी है, किसानों का कोई जाति नहीं, सब जाति वर्ग मतलब और दलितों धर्म से कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं। हमारे साथ किसान में सारी कौम आती, सारी जातियां आती हैं। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त सभी लोगों को आवश्यकता है। अब दलित हमें अगर क्यों वोट करें, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता जी ने बात तो सही शुरू की थी, लेकिन वो अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपनी पार्टी की तरह हमेशा परिणाम पे आने से पहले बहक गए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रोफेसर बने, कॉलेज में शिक्षक बने। जैसे ही आपने कहा कि आपका ये मैनिफेस्टो का पार्ट होगा, उन्होंने तुरंत कहा नहीं, ये इसका नहीं, मैं तो उसका ये चाहता हूँ। बेसिक बात जो है वो इस मुल्क के अंदर दलितों को बुनियादी सुविधाएं हासिल अभी तक नहीं हो पाई हैं, चाहे जितना प्रोपेगेंडा किया जाए। उभरता हुआ यूथ नेतृत्व है चंद्रशेखर मैं उस पर हूँ। आपकी पार्टी ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? नहीं, हमारी पार्टी ने उनका कोई साथ नहीं छोड़ा है। में उन्हें सपोर्ट करेंगे? हम उन्हें हर तरह से, हम उन्हें ही नहीं सपोर्ट करेंगे बल्कि इस तरीके की हर आने वाली लीडरशिप। पर बीजेपी तो अपना कैंडिडेट देगी, क्या बीजेपी के साथ धोखा करेंगे? ये बीजेपी के प्रवक्ता जी आपको इसका उत्तर देंगे। मैं आप किसको सपोर्ट करेंगे नगीना में? मैं जो पार्टी जिसको डिसाइड करेगी। चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो चंद्रशेखर जी वहां से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं यही नहीं निश्चित। लड़ रहे हैं, ओपन अनाउंसमेंट हो गया। अगर चंद्रशेखर जी लड़ रहे होंगे और हमारे एनडीए गठबंधन का वहां कोई प्रत्याशी नहीं होगा तो हम अवश्य करेंगे। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे नहीं हम चंद्रशेखर के साथ हैं, अब आप कंडीशन इंपोज कर रहे हो। प्रत्याशी तो अगर बीजेपी हमारा अपनी सीट क्यों छोड़ेगी भाई साहब? अगर हमारा गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो हम गठबंधन धर्म का निर्वहन करेंगे और हम गठबंधन, यानी आप चंद्रशेखर को छोड़ दोगे? नहीं, ये आप देखिए, ये ऐसे नहीं कि हम छोड़ देंगे। हमने आपसे कहा तो भैया एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड तसल्ली दोस्त, दो नाव पे एक साथ? नहीं, एक ही नाव है। जब हम किसी चंद्रशेखर या संजय चौधरी? नहीं, ये बात ही नहीं है। एक को चुनना है या दो नहीं, दो के मजे नहीं ले पाओगे। हम अपने गठबंधन के प्रत्याशी के साथ जाएंगे, ये मेरा यानी चंद्रशेखर के खिलाफ रहोगे? नहीं, मैं तो गठबंधन के प्रत्याशी के साथ रहूंगा। और लाइट में इस कार्यक्रम में अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। 6 विधायकों वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं इनको बधाई इसलिए दूंगा कि कल इन्होंने डिबेट में एक कमिटमेंट किया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर करारा जवाब देंगे अपना प्रत्याशी घोषित करके। तो 24 घंटे के भीतर ही इन्होंने अरविंद राजभर जो इनके भाई हैं उनको घोषी से टिकट देकर इन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। तो क्या ऑफिशियली ये बात मान ली जाए अरुण जी कि अरविंद राजभर ही घोषी से एसबीएसपी के प्रत्याशी होंगे? अरुण जी, अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वापस उनसे कनेक्ट करने की जब कोशिश करूंगा तो ये सवाल उनसे करूंगा। मेरे साथ मनीष हिंदवी मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जमाना था जब दलित समाज सिर्फ कांग्रेस करता था। आज आपके राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा ये है कि ये समाज आपको चिमटे से छूने को तैयार नहीं। सर, मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित हैं और पूरे भारत में जिस तरीके से उन्होंने एक जोड़ने की कोशिश की है दलितों को, वो अभूतपूर्व है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों का साथ दिया है। हम जिस दिन आज़ादी के बाद हम बैठ रहे हैं तो हमने पहला काम क्या किया? हमने संविधान में समानता की बात की, हमने समानता रिजर्वेशन की बात की, हमने जिम्मेदारी को एबॉलिश किया ताकि जो कृषक हैं उनको उनका हक मिल सके, जो दलित हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको ज़मीनें मिल सकें। तो सवाल इस बात का है कि हमसे ज़्यादा दलितों के बारे में कौन सोचता है। ये बात ठीक है कि आज हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं। दलित आप वोट क्यों दे? मैंने कहा नहीं कि दलितों को ये देखना होगा कि आज की डेट में उनको सत्ता की हिस्सेदारी है, उनको काम मिल रहा है, मैं 2 मिनट का समय लूंगा, मैं 2 मिनट का समय नौकरी मिल रही है, मैं 2 मिनट का वोट क्यों देगा? मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, मेरी बात आ जाएगी। मैंने बता दिया कि हमने दलितों के लिए क्या किया। अब आज इस सरकार की आप बात कर रहे हैं, बात सिर्फ क्या मंत्री बना देने से पूरी हो जाती है? डीजीपी कार्यालय,
मुख्यमंत्री कार्यालय, जिले में कितने डीएमएसपी हैं, यानी जहां से शासन एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पर कितने दलित मतलब हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि सीएम ऑफिस में कितने दलित सीएम ऑफिस में कितने हैं, डीजीपी ऑफिस ये में कौन सी कितने बात हैं, हुई? जिलों में डीएमएसपी कितने हैं, हैं? जो अधिकारी सचिवालयों में बैठे हैं जहां उनको गाड़ी नसीब नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं कि इसको दिखवा लीजिए आप ना, या भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि दलितों के साथ व्यवहार क्या हो रहा है। ब्रजेश जी, मैं ज्यादा पुरानी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ 3 से 4 महीने की बातें करूंगा। हमीरपुर की बात तो सबने आपके बीच में कही दी है। फरवरी 28 को एक दलित यूथ जो है, दलित का लड़का बाबा साहब की फोटो लगाना चाहता था रामपुर में, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या करना चाहता था? उन बाबा साहब की फोटो लगाना चाहता था जिनको ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी फोटो को, उन्हीं की फोटो लगाना चाहता था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांदा में एक दलित वुमेन का मर्डर हुआ, रेप हुआ और उसको काट कर फेंका गया। और आज एक ऐसी घटना आपको बताता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। बदायूं में, ज़्यादा पुरानी नहीं, 3 महीने पुरानी घटना है, एक दलित ने पब्लिक टोटी जो होती है ना, उससे पानी पी लिया, उसको मारा गया, खटिए पर बैठने के लिए मारा गया। ये यूपी की घटनाएं हैं, मैं बाहर की नहीं बता रहा हूं। सोनभद्र में जूता चटवाने का वीडियो वायरल हुआ। ये कैसी सोच है? आप क्या आगरा में एक कार्यक्रम करके ये जो आपकी सामंती सोच है उससे बाहर आ पाएंगे? इन घटनाओं को नकार पाएंगे? हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी दलित महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है आपके प्रदेश में। और आपकी पुलिस का इतना खौफ है कि जिस ठेकेदार के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करते हैं, उसके दबाव में उन लड़की का पिता आत्महत्या कर लेता है। इतना खौफ आपकी पुलिस का है कि आपकी पुलिस उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर रही है, तब भी उसका इतना खौफ है कि वो आत्महत्या कर ले रही है। तो आपका ये दावा है कि आप दलितों के बड़े हितैषी हैं? मेरा सिर्फ ये दावा है कि कार्यक्रम वहां सम्मेलन कर लेने से और 2 मंत्री बना देने से उनका जो हित है वो संरक्षित नहीं होगा। एक सवाल का जवाब दें। आपको उनके गौरव को लौटाना होगा। आपको उन्हें पहले तो ऑलराइट, एक सवाल ले लें जी। अभी कुछ दिन पहले तक आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के इकाई का नेतृत्व तो एक दलित समाज के पास था, दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष था जी। इतनी मोहब्बत थी तो क्यों हटा दिया बीच में बिना चुनाव के? देखिए, किसी को हटाया नहीं जाता है। अगर आप इस बात की बात करेंगे तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को क्यों बना दिया। तब तो आपको हटाया क्यों यूपी में? भाई, बराबरी का सवाल होगा ना। देखिए, राजनीति में कोई अच्छा, मतलब वहां बनाओगे तो यहाँ हटा दोगे? परमानेंट किसी कुर्सी पर नहीं हाँ? है। आज एक मिनट, आज अगर अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्या आपको लगता है वो परमानेंट बने रहेंगे? नहीं, साल 2 साल 3 साल अपना काम करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या गुनाह था ब्रजलाल खाबरी का? देखिए, वो एक आपसी फैसला इतनी था। मोहब्बतें आप गिना रहे थे कि बीजेपी ऐसी है वैसी है, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, खुद ही कांड किए बैठे हो। ब्रजेश जी, एक सेकंड बीच नहीं, में, हाँ, ब्रजेश जी, जिन मसलों को मैं गिना अरुण, रहा आपको हूं, मेरी आवाज आ रही? जी बोले बोले। मैं जिन मसलों को गिना रहा हूं, हाँ, जी। क्या वो आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। खौफनाक मंजर नहीं है? ठीक, आपकी बात आप नोट कर ली हमने। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने कल डिबेट में इस बात का वायदा हमारे दर्शकों से किया था कि 24 घंटे के भीतर प्रत्याशी घोषित करके जवाब देंगे, और ऐसा इन्होंने करके दिखा दिया और अरविंद राजभर को घोसी से प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या ये बात सही है कि अरविंद राजभर ही घोसी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो मैं कहता हूं और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। सुना? और मैं कल भी कहा था कि हम लोग प्रदेश की बैठक बुलाए हैं, पूर्वांचल इकाई की बैठक बुलाए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में निर्णय लिया जाएगा। और सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि घोसी लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर अरविंद राजभर होंगे और पार्टी ने उनकी घोषणा कर दिया। दूसरा बात यह है कि आप सवाल इस बात के कहते थे कि बस इसी पर अटक जाएंगे। अब बिना पूछे भैया, मैं तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे, आपको बधाई दी और सवाल किया। आप सवाल खुद ही सोच लेते हो मेरे लिए और जवाब देते हो। बताओ, बोलो। क्योंकि मैं आपके मन की बात जान जाता हूँ। जैसे देश की जनता मोदी जी के मन की बात जान जाती है, वैसे मैं आपके मन की बात जान जाता हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए कि जो 2-3 दिन का समय है, 2-3 दिन में आपको विधान परिषद सदस्य का भी उम्मीदवार आपके सामने दिखा देंगे कि सुहेल देव भारतीय समाज का ये उम्मीदवार है। ये क्या मैं जो आने वाली एमएलसी की लिस्ट है उसके संभावित एमएलसी से बात कर रहा हूं इस वक्त? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में सभी लोगों के कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कार्यकर्ता ही मैंने चर्चा सुनी है कि आपको टिकट दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता संघर्षों पर चलती है।
कार्यकर्ताओं का जो भी निर्णय होगा, कार्यकर्ताओं को जो भी फैसला होगा 2-3 दिन के अंदर आपके सामने हो जाएगा। ये आज ट्विटर नंबर वगैरह दो पे, सवाल, सोशल दलितों मीडिया पे पर- काफी लोग नाराज हैं, कह रहे हैं ये तो परिवारवाद हो रहा है। नहीं देखिए, ये नहीं, हम लोग जमीन पर काम, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं मैं जनता के बीच में हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ। जो वो लोग बात कर रहे हैं वो कमरे में बैठ करके सिर्फ लूडो खेलने वाले इस तरह की बात कर रहे हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी में हर एक कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसको सम्मान मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है उसको सम्मान पर नहीं भैया मिलता है। टिकट तो अरविंद हम को मिला ना। मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लड़ाया जा रहा है, पार्टियों ने फैसला किया है। तो बस ऐसा एक नहीं है सीट कि घर मिली बैठे हुए हमको टिकट, तो एक ही नहीं, सीट है दूसरे बस। पर नंबर है, दूसरे पर तैयारी चल रही है। गाजीपुर, दूसरे पर भी निर्णय गाजीपुर हम के लोग- अलावा कोई हो तो नहीं, बताओ। अब वो जल्दी आ जाएगा, वो चर्चा का विषय है, वो वार्ता का क्रम चल रहा है, उस पे चलेंगे। नंबर 2 बात आई दलित की हिमायती समाजवादी पार्टी बन रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी है। उन्होंने, उनके नेता कहते थे जहां अंबेडकर की मूर्ति लग जाए वो जमीन कब्जा कर लेते हैं, तो ये उनको अपमानित करते हैं जमीन कब्जा करने वाला बताकर। देश का संविधान के रक्षा करने वाले, देश की संविधान के रक्षा कब्जा करने वाले थैंक यू अरुण, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा प्रभावित हो रही है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ऑडियो ठीक करा के आपको वापस कनेक्ट करता हूं मैं। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बीएसपी के पूर्व प्रवक्ता और वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषक हैं। मायावती के इस राजनीतिक पतन के कारण आप क्या मानते हैं खान साहब? नहीं देखिए, राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद मिशनरी का काम भी बहुजन समाज पार्टी करती है अपने लोगों के लिए। मिशन है, अच्छा, एक मिशन है बहुजन समाज पार्टी, मिशन है ओके, जो अपने लोगों में कैडराइज करके मिशन है? जी, उनको अधिकारों की, उनके लोगों की बात बैठा करके, कमरों में बैठा करके, हॉलों में बैठा करके उनको बताया जाता है कि ये मिशन तुम्हारा जो है ये क्या, कहाँ से कौन ले गया, कौन छोड़ा। तो ये मिशन ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? ये जरूरी नहीं है, ये चुनाव है, चुनाव में किसी को कोई, कभी बीजेपी दो लोगों की पार्टी हुआ करती थी, अब आज बहुमत में है, कल वो फिर नीचे आ जाएंगे। ये बीएसपी के वोटर कैसे वहां चले गए? नहीं, जा कोई नहीं रहा, जा कोई नहीं रहा है। हम आपसे बता रहे हैं, अभी मायावती जी का पार्टी का जो कैंडिडेट डिक्लेयर होगा ना, वो बताएगा किसका खेल कहाँ बन रहा है। तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा पक्का। आज जोश नहीं है, आपने जो कहा वो पक्का है, तूफान आज जोश नहीं दिख रहा। नहीं, जोश पूरा है, जोश पूरा इसलिए है। पर वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले हम ले जाएंगे, ये कह रहे हैं मनोज की, वो अगर ले जाएंगे, कांग्रेस तो कह रही है भैया हम तो घर की बात है। नहीं, कांग्रेस ने तो, और अरुण तो कह रहे हैं हमारे ही है सब। नहीं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सब ने दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को देखो कल पूछ रहे थे, देखो अरुण ने टिकट दे दिया ना, अरविंद टिकट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने दिया। नहीं, अभी ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा विधायक हमारे दलित हैं। एक सेकंड अरुण रुक जाओ, थोड़ा खान साहब की बारी है। नहीं, अरुण जी को तो मैं बधाई देता हूं कि भाई ठीक है, आप भाई आपके लड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया है, लेकिन आपकी जो ये भाषा है कि कार्यकर्ताओं ने तय किया, क्या बीजेपी ने झंडी नहीं दी, अपने आप आपने तय कर लिया, आप अकेले हो गए आप। तो खान साहब गठबंधन में, गठबंधन में तो ये कार्यकर्ताओं के, अरुण सुन लो भाई, सुन लो इनकी बात, सुन लो अरुण, सुन लो, आपको बधाई दे रहा हूं ना, लेकिन आप कहो ना हम एनडीए के पार्ट हैं, आप ये कहो कि हम एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए ने डिसाइड किया, आप तो कह रहे हो कि हमारे कार्यकर्ताओं ने डिसाइड कर दिया। एमएलसी वाली लिस्ट आ रही है भाई अपना, अब एमएलसी वाली लिस्ट आ रही है, तो अगर आप छोटा वाला भी भाई बेटा बन जाए, कोई आपत्ति? भाई कोई हमको आपत्ति नहीं है, अरुण बन जाए एमएलसी तो हो सकता है कि हम भी जाए तो कुछ काम कर। नहीं, हमारे साथ तो देखो डिबेट में रहते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि अरुण को बनाया जाए एमएलसी। हम भी कह रहे हैं अरुण एमएलसी बन जाए, हम भी कह रहे हैं अरुण एमएलसी बन जाए, हम भी सब लोग की राय है, हम कह रहे हैं कि अरुण एमएलसी बन जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हाँ किसके साथ कहाँ खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हाँ सारा परिवार एक साथ खड़ा हो जाए, समाज को लेकर चलना पड़ेगा। और देखिएगा जब बहुजन समाज पार्टी का टिकट बटेगा तो देखिएगा कितने का खेल बिगड़ता है। बीरेन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ऑलराइट, बीरेन जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कालीचरण ब्रजेश जी, मेरी बात थोड़ी छूट गई थी। अच्छा बोल लो भैया, 10 सेकंड केवल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि दलितों की हिमायती, सबसे ज्यादा एनडीए सरकार में दलितों को ही लाभ मिल रहा है, सबसे योजना के हैं। भारतीय समाज पार्टी, अरे आपके पिताजी का एक आज वीडियो वायरल हो रहा है, संजय चौधरी काफी असहज थे वो वीडियो देख के। कौन
कौन से वीडियो देखकर? अरे वो पीला गमछा पहनो और थाने चले जाओ, क्यों तो ऐसे बोलते हो भाई? सही है कि जब सुहेल समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई समस्या होगी तो वो जब हमारी पार्टी का टोपी और गमछा लगा के जाएगा तो उसको यह मालूम होगा थानेदार को या जो भी अधिकारी भाई, आप अराजकता करना चाहते हो, आप उकसाते हो कार्यकर्ताओं की पीला गमछा पहनो और थाने में घुस जाओ, दरोगा जी की औकात नहीं। अच्छा, पहनना क्या बुरा बात है? नहीं, पर उत्पात ना करो ना, आप तो उकसा रहे हो कि नहीं, पीला गमछा पहनो और दरोगा जी की औकात नहीं, एसपी की औकात नहीं, डीजीपी की औकात नहीं, क्या है ये? देखिए वो हमारे कार्यकर्ताओं की जो एक मनोबल, ठीक, अच्छा बीरेन जी आ गए, एक सेकंड रुकना, बीरेन जी आ गए। भाई बीरेन जी, आज मैंने देखा आगरा में बड़ा दलित सम्मेलन हुआ और इधर मैं देख रहा हूँ मायावती का भी वोट परसेंटेज डिक्लाइन है, क्या चल रहा है दलित समाज को लेके? देखिए, लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का उत्तर प्रदेश में तो बहुत महत्व है और बीजेपी ने मायावती के 22% में से जो सेंधमारी हुई है वो 12% पे जो मायावती आई हैं उसका जो 10% गायब हुआ है वो कहाँ गया, इसका सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है और भाजपा उसको और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी इन दिनों मलिन बस्तियों में अभियान चला रही है दलितों से आत्मीयता बढ़ाने का। जो 6 क्षेत्र हैं अवध के, ब्रिज के, काशी के और तमाम सारे बीजेपी में, वहाँ पर ये प्रमुखता से चल रहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों का सम्मान आगरा में किया। तो ये साफ है कि यूपी में जो लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव की वो 2 ध्रुवीय होने जा रही है, एक में एनडीए होगा और दूसरे में इंडिया गठबंधन। एनडीए में दलित वोटों पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का अगर रुझान है, पकड़ है, तो भाजपा का अकेले है, अपने दम पर है, दलित वोट वो खींचना चाहती है। इंडिया में तो खाली अगर वोट बैंक है तो वो अखिलेश यादव सपा के पास है, कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय माहौल है, इस साथ में ये दोनों के पास अपना चल रहा है। देखिए, मायावती 2014 में 0 सीट पर आ गई थी, 2019 में उनके 10 सांसद आए, आज उनके 10 सांसद में से एक को उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है, ज्यादातर दूसरे दलों में जा चुके हैं। तो मायावती क्या अकेले लड़ने का ऐलान करके अब कैंडिडेट खोजने में परेशान हो रही हैं? अगर वो गठबंधन में किसी के साथ रहती तो उनको उनके सांसद भी शायद न भागते और उनको इतना प्रत्याशी ढूंढने में परेशानी भी ना होती। रही बात वोट बैंक की, तो ये तो बात सबको माननी पड़ेगी कि मायावती के जनाधार में कमजोरी आई है, उनका वोट बैंक घटा है जी। वो उसको कैसे बढ़ाएंगी बिना किसी को साथ लिए? तो जब हाथी सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले मजबूत लोग मिलेंगे तभी तो वोट बैंक बढ़ेगा, जब मिलेंगे नहीं तो क्या? ये जरूर है कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता आज भी है, लेकिन भाजपा ने जब से ये राशन वितरण शुरू किया गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, फिर सम्मान निधि भी दे रहे हैं जिनके पास खतौनी नहीं है, और तमाम सारे शौचालय, घर, इन योजनाओं ने मायावती के वोट बैंक पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। और दलित जब भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके घरों में जाके खाना खाने लगे तो दलित को लगा कि अब कमल का फूल और मोदी उनके ज्यादा बड़े हितैषी हैं, उनके साथ चलो जी। तो ये चुनाव में आप एक बार आकलन करिए कि जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 उपचुनाव हुए, एक हुआ था घोसी का, एक हुआ था खतौली का और एक लोकसभा का हुआ मैनपुरी में, भाजपा तीनों जगह नहीं जीती। हालांकि खतौली अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, लेकिन घोसी में भी दलित वोट बीजेपी के साथ नहीं जा पाया उस उम्मीद के अनुरूप। और मान लीजिए मैनपुरी तो मुलायम सिंह की परंपरागत सीट थी, वहां डिंपल यादव जीती जी जी, लेकिन खतौली में भी दलित को बीजेपी अपने साथ नहीं ला पाई, वहां पर वो आरएलडी में चला गया। तो दलित वोट डगमग डगमग चलता रहता है बीजेपी के साथ, आता और जाता है। अब उसको परमानेंट करने के लिए वो अपना चल रही है। ब्रजेश जी, या तो मायावती की पार्टी आचार संहिता का इंतजार कर रही है कि आचार संहिता ला गए तो वो किसी गठबंधन में जाए,
नहीं तो अकेले वो कैसे लड़ेंगी। हालांकि राज्यसभा के इलेक्शन में उनके विधायक ने भाजपा को वोट दे दिया है। और मायावती के पार्टी में और एक खास बात है कि भाजपा उनके वोट चाहे जितना छीन ले, लेकिन वो समाजवादी में न जाए, इससे ज्यादा उनको नाराजगी है। तो ये वो भाजपा से उनको उतना तकलीफ नहीं है, तो उनका एक स्वाभाविक लगाव भी थोड़ा बीजेपी के साथ रहता है। पहले गरीबों की हालत ये थी कि चुनाव आता था, नेता गए गांव में मुखिया जी को, प्रधान जी को या किसी प्रतिष्ठित आदमी से कहे भाई दलित बस्ती में ये इतना माल लो और दारू मुर्गा के इंतजाम करके चुनाव वोट डलवा दियो। अब परिवर्तन आया मायावती की सरकार के बनने के बाद कि मायावती ने जागरूक किया दलित समाज को, उनके वोटों का हक समझाया, अंबेडकर की महत्ता बताई जी। लेकिन मायावती को आज बीजेपी कहती कि हमने 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन मायावती को दौलत की बेटी का नाम भी इन्हीं लोगों ने दिया। मामला कहीं बराबर रहा, कहीं ऊपर रहा, कहीं नीचे रहा, छोड़ा नहीं। अब पार्टी में देखिए उनके भतीजे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है अभी। तो भाई अगर राज्यसभा में थोड़ी मदद दी तो उसके बदले में बीजेपी ने वो चुका दिया कि भाई आपने हमको वोट दिया था, हम आपका जो है मामला निपटा दे रहे हैं। तो लेकिन दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज है और बीजेपी उसको इस चुनाव में बिना लिए मानेगी नहीं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त कम है। किसी तरह से भी लड़े। वैसे दलित हमारे समाज में सबके, जब संविधान सबको बराबर कहता है, लेकिन दलितों के साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत का भेदभाव हुआ, उनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार होता है। उस पर एक कविता है, सुनिएगा, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कि दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ, ये छुआछूत ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। जो मालिक आका बन बैठे वो सवर्ण सोच से मंडित थे और हमारी परछाई से उनके हर काज खंडित थे। हम याचक थे तुम दाता थे, हम महामूर्ख तुम ज्ञाता थे, तुम तो मानस के राजहंस, हम पशुओं से भी कमतर थे। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हम नीच मलिन, तुम काम रूप हम हेहीन, तुम अवतारी हम धरा भोज, तुम राजयोग हम मृत्यु भोज, तुम चंदन पूरन मासी के हम ग्रहण झेलते सदियों से। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी वर्तमान और पिछली पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत की सामाजिक और राजनीतिक मामलों में। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, पहले राउंड में जो आपको अपोजिशन में पार्टियां हैं उनका क्लेम है कि अब दलित समाज उन्हीं के पास है, आपके पास न तो उसे सुरक्षा दे रहे हैं, न उसे आप गवर्नेंस दे रहे हैं और न हिस्सेदारी दे रहे हैं। ब्रजेश भाई, सबका जवाब देना चाहूंगा। वीरेंद्र भाई ने 3 उपचुनाव की चर्चा की थी, लेकिन वो 3 उपचुनाव भूल गए। वो भूल गए आजमगढ़, वो भूल गए रामपुर की लोकसभा और वो भूल गए रामपुर के बगल वाली सीट पर जिसमें हमारा गठबंधन का मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव में जीत गए थे। तो मुझे लगता है कि आधे उपचुनाव की बात की थी, आधे उपचुनाव वो भूल गए। उसको भी याद रखते तो विश्लेषण बहुत ठीक हो पाता। देखिए, हम जो बेहतर काम कर रहे हैं और दलितों के हित में कर रहे हैं। देखिए, अगर दलित अपने हित की बात करके वोट देगा तो वो कैसे भूल जाएगा कि इसी उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया गया था। किसने किया था? उस समय तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी। यानी कि उसके अधिकार में अगर किसी ने कटौती की तो कटौती करने वाला कौन था? वो तो मुलायम सिंह यादव जी थे, वो तो समाजवादी पार्टी थी। फिर एक वो और निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, ब्रजेश भाई आपको याद होगा कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक बहुत बड़ा निर्णय था। उस निर्णय को पलटने वाला कौन था? यही समाजवादी पार्टी थी ना। तो मुझे लगता है कि जो दलित चिंतक, जो दलित वोट की बात करने वाले सामान्य या विशेषज्ञ कहे जाने वाले लोग हैं, जब इस पर विचार नहीं करते, जब इस पर सोचते नहीं, जब इसको इग्नोर करते हैं, तभी वो इस बात का आकलन नहीं कर पाते कि वास्तव में दलित वोट किधर जा रहा है। वो इस बात को भूल जाते हैं
कि डॉक्टर अंबेडकर को भी 43 साल स्वतंत्रता के बाद भारत रत्न मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिल पाता है? मुझे लगता है कि दलित राजनीति पर, दलित वोट किधर जाएगा, इस पर अगर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि इन राजनीतिक दलों ने दलित हितों के प्रति ऐसा भाव नहीं दिखाया जिसे दलितों को लगे कि कहीं ना कहीं उनके लिए कोई सकारात्मक विचार है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति होगी, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना होगी जी, निरपेक्षता के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो इस बात की साक्षी है कि किसी भी दलित के साथ, किसी भी पिछड़े के साथ, किसी भी वंचित के साथ कोई डिबेट में हमीरपुर वाला मुद्दा उठा, ये जो हमीरपुर और कानपुर के बीच हुआ, इस मुद्दे पर आपने अपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनको इंसाफ कब मिलेगा? कहा ना कि नहीं, इस प्रकार की घटनाओं पर निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई हो रही है। अरे हमने तो देखा है ना, अंबेडकर जी जीत ना पाए इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। अरे आज की बात देश के अंदर वो अंबेडकर जी का है जी। मायावती जी के साथ क्या हुआ, जो दलितों की प्रतीक थी, तो जो प्रतीकों के साथ इस प्रकार थैंक यू संजय जी। थोड़ा सा सेकंड राउंड में वक्त का अभाव है, मैं बाकी लोगों को भी कनेक्ट करता हूं। कालीचरण जी भी मेरे साथ मौजूद है। कालीचरण जी, अभी आपके ऑब्जर्वेशन पर संजय चौधरी को एतराज है, आपने सुना? नहीं, देखिए ये है, हम लोगों को बहुत ध्यान है कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के जिस तरह का सपा का रोल था, लेकिन उन्होंने सुधार किया, सब सुधार करते हैं। मतलब ये देखिए, भाजपा ने उन लोगों से हाथ मिलाया है जो एकदम आइडियोलॉजी उनके खिलाफ है, तो इसमें कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय संतोष जी कि जब सबको सब कुछ दे रहे थे तो भारत रत्न दलित को पात्र नहीं समझा क्या भाजपा ने? मान्यवर कांशीराम साहब क्या इसके पात्र नहीं थे? दलितों को क्या भारत रत्न नहीं देंगे? ये देना चाहिए था। और अभी भी मांग है, अभी आचार संहिता घोषित नहीं हुई है, आप प्रभावी वहां नेतृत्व में है, तो आप कहिएगा कि मान्यवर कांशीराम साहब का ये है, जब आपको वोट दे, आप कह रहे हैं कि हमें वोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो भारत रत्न। थैंक यू सर, थोड़ा वक्त का अभाव है और मुझे बाकी मेहमान भी हैं इस डिबेट में जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक आरोप लगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को आप लोगों ने शट डाउन किया था। नहीं, देखिए किस आधार पर आप वोट चाहते हैं? कालीचरण सर ने बहुत स्पष्टता से कहा और बहुत हम व्यापकता से, चूंकि आपका चैनल सब लोग देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि दलितों का हर तरह का उत्थान हो। अगर पूर्व में हमसे कोई गलतियां हुई हों तो हम उसमें सुधार कर लिए हैं और हम आज भी आपसे कह रहे हैं, जो दलित के सिर्फ राजनीतिक अधिकार की बात नहीं है, हम उसके शैक्षणिक अधिकार चाहते हैं, हम उसको सामाजिक अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अभी मैं जिस जनपद से आता हूं वहां के सांसद का प्रतिनिधि, कल जो एक वीडियो वायरल हुई है, वो किस तरह के शब्दों से दलितों को संबोधित कर रहा। मैं तो जिस जनपद में हूं, सौभाग्य से वहां हर घर में, चंदौली में फौज में लोग रहने वाले हैं। एक हमारे यहाँ का दलित वर्ग का नौजवान शहीद हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूछा कि कौन वाला राय है। ये इस तरह के हिकारत और नफरत करने वाले लोग, जिनकी पूरी पृष्ठभूमि भी, हाथरस में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, उस बेटी के साथ न खड़ा होकर के दरिंदों के साथ कौन खड़ा रहा? कौन नहीं जानता है दरिंदों के साथ कौन खड़ा रहा? चूंकि और यही उन्नाव में क्या हुआ, उस दरिंदे के साथ कौन खड़ा रहा? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें ज्यादातर नेता जाति और वंश के अहंकार। बहुत शुक्रिया, मैं अनुपम मिश्रा को बुलाया। एक लाइन, धन्यवाद, थोड़ा सहयोग करें, वक्त कम है। कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, और जाते ही के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। तो आप भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों का दिन जाने वाला है। ऑलराइट, अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों साथ छोड़ना चाहते हैं आप आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का? क्यों छोड़ा साथ एग्जैक्टली? बल्कि अब तो ये कहूंगा वो तो अकेले पड़ गए। नहीं, साथ नहीं छोड़ा गया ब्रजेश जी। आप उनका भी स्टेटमेंट अगर चंद्रशेखर जी का सुने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो कभी उन दोनों के बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है। भाई, आपने चंद्रशेखर के साथ ली, पॉलिटिकल पावर बने जी, और आप वहां जाके दूसरी तरफ चले गए, चंद्रशेखर अकेले खड़े हैं। नहीं, चंद्रशेखर जी की बात अलग है और हमारा एक अलायंस जो हुआ है, हम अभी उस अलायंस के साथ में हैं। चंद्रशेखर जी अपने आप में इतने सक्षम हैं, उन्होंने ज़मीनी काम किया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको उसका जनता रिवॉर्ड देगी। वो जनता के बीच में सक्रिय हैं। आपने लेकिन हमारा जब कर लिया और अब कह रहे भाई तुम्हारा तो जनता करेगी कुछ। नहीं, हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी, और हमारे उनसे उतने ही मधुर संबंध हैं जितना इस अलायंस के पहले थे। और चंद्रशेखर जी का ही ये स्टेटमेंट आया था क्योंकि बात कर चुके थे कि उन्होंने कुछ सोच के आरएलडी ने निर्णय लिया है। शुक्रिया, थोड़ा वक्त कम है, सब संक्षेप में बात रखें। मनीष जी, आप मुझे बताइए क्यों वोट दिया जाए आपको? मैंने कहा नहीं कि
दलितों को देखना होगा या वो महसूस कर रहे होंगे। बात सिर्फ ये नहीं है, मैंने कहा नहीं कि आप एक दो मंत्री बना दे रहे हैं, आप एक सम्मेलन कर ले रहे हैं और उसके बाद आपके लोग क्या कर रहे हैं, उनसे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, पानी पीने पे मार रहे हैं, खटिया पे बैठने पे मार रहे हैं, जूता चटवा रहे हैं, इस तरह का व्यवहार करेंगे आप। उनके जो गौरव के स्थल हैं, आप चलिए गोमती नगर देखिए, अम्बेडकर स्थल की क्या स्थिति है, दीवारें ढह रही हैं। जितने स्थल मायावती जी ने बनवाए थे लखनऊ में, जी लखनऊ में जाइए, वहां पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपकी सोच में कहीं उनके लिए स्थान नहीं है। तो अगर आप अपने उनको अगर उनको बराबरी में स्थान है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमने तो समानता का अधिकार दिया है, हमने तो साथ लिया है। ऐसे महासचिव लिख दिया वो तो बता, देखो अरविंद को टिकट दे दिया, अब आपसे बीच में बोल रहे हैं, आपके रोका मैंने उनको। भाई सवाल इस बात का है ना कि वो टिकट जो दे रहे हैं वो उनका अपना निजी मसला है, उनको एक टिकट दिया गया। निजी मसला नहीं होता भाई, उनका निजी मसला ही है। अच्छा ठीक है, बताओ अरुण, ये तो कह रहे हैं निजी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये मनीष सिंधवी क्या कह रहे हैं? यही है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो योगी जी की योजनाएं हैं, हम उनकी नीतियों को जो के लाभार्थी हैं, जो उनकी विकास की योजनाएं हैं, हम उनके आधार पर उसी की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हम एनडीए के प्रत्याशी और मोदी जी को। अच्छा सुनो, ये मनोज काका, तुम आपसे कुछ कहना चाहते हैं? मनोज काका कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। उनकी आवाज अरुण, लेकिन उन सारी मोदी जी के और योगी जी के सारे योजनाओं का लाभ बहुत बड़ा वर्ग ले रहा है। उस वर्ग का नाम बताएं। उस वर्ग का नाम ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर और अरुण राजभर है। बस तीन ही लोग लाभ ले रहे हैं। हो गया। हाँ बोलिए अरुण, क्या हुआ इनको? खान साहब, जो भाई कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके सीट तय कर रहे हैं तो 80 पे कर देता है, क्यों नहीं कर दे रहे हैं? जब कार्यकर्ताओं से करना है, एनडीए का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। पर देखो, एनडीए का नाम नहीं, बीएसपी से निकला हुआ नेता, अपनी पार्टी बनाई एस बीएसपी, आज 6 एमएलए हैं सर, एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एमएलसी अलग से। राजनीतिक साखी है कि कुछ बोलते हैं, मीडिया में हेडलाइन बनती है। ये है ओम प्रकाश राजभर। ये बड़बोलापन है, ये कोई राजनीति नहीं है। ये जलन आ रही है आपको? नहीं, बड़बोलापन मुझे तो आपकी जलन दिख रही है। सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। एक आप ये बड़बोलापन नहीं है कि 20 रुपए का गमछा मिलेगा, 20 रुपए का, अब उसको लटका लो और थाने में चले जाओ, कमिश्नर जो चाहे कर लो। न कमिश्नर बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कोई बोलेगा, डीजीपी भी नहीं बोलेगा। अगर वो गमछा लगा है पीला और टोपी लगी, मुझे लगता है राजभर जी की बात सुन के कुछ कार्यकर्ता गए पिटाने पिटा जाएंगे और क्या होगा? अरे क्यों बड़ा दशा खराब हो जाएगी। ये बातें नहीं कहनी चाहिए ना, बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए। आदमी को वही बात करनी चाहिए जो जिससे जो है समाज में कोई मैसेज जाए कि हाँ आप सबके लिए खड़े हैं। मुझे तो जलन समझ में आ रही है, आप खड़े हैं। मुझे तो आपको जलन दिख रही है। नहीं, आप सब समाज के लिए खड़े, आप बोलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।